नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में कम आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट। तो एक तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, सी राजा मोहन का न्यू क्वेड से संबंधित आर्टिकल है। इंडिया के वेस्ट में एक नया ग्रुप इमर्ज होकर आ रहा है, न्यू क्वेड। दूसरे नंबर पे सिलेबस का एक टॉपिक हम ब्रीफ में डिस्कस कर देंगे, सोसाइटी का रीजनलिज्म से संबंधित है। क्योंकि आज आर्टिकल कम है तो सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक ब्रीफ में निपटा देते हैं। तीसरे नंबर पे हिंदू का आर्टिकल है देश की इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो, दो तीन चीज़ें, एक तो जो नोबेल प्राइज से संबंधित आर्टिकल्स थे, मतलब केमिस्ट्री में किसको मिला, फिजिक्स में, मेडिसिन में, वो आर्टिकल्स हमारे रहे हुए हैं। तो जो संडे को साइंस डिस्कस करते हैं सर, उन्होंने कहा था डिस्कस करने को, लेकिन किसी कारणवश से वो बिजी हो गए, वो नहीं डिस्कस कर पाए। तो शायद तो वो इस संडे को ही करेंगे या फिर बीच में ही कर लेंगे हफ्ते के। दूसरा आपका एक सजेशन ये था कि एक क्वेश्चन के बजाय अगर दो तीन क्वेश्चन हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब करंट के बजाय स्टैटिक भी हो जाएं तो भी अच्छा है, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ स्टैटिक सिलेबस के भी। ठीक है, हम आने वाले दिनों में जो क्वेश्चंस की संख्या है वो इंक्रीज़ कर देंगे। तो फिलहाल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है। सी राजा मोहन ने ये आर्टिकल लिखा है। देखो, फॉरेन अफेयर्स के मामले में इंडिया में सी राजा मोहन को भीष्म पितामह भी कहा जाता है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आर्टिकल है वेस्ट एशिया में न्यू क्वेड के बारे में। पहले देखो हम बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, आज़ादी के बाद से ही इंडिया को ये लगता था कि वेस्ट एशिया में यूएसए जो है वो एक प्रॉब्लम है। यानी वेस्ट एशिया एक बहुत इनस्टेबल रीजन है ना। मिडिल ईस्ट में आपको पता है विभिन्न देशों के बीच टेंशन्स रहती हैं। तो इंडिया को लगता था कि यूएसए जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, यूएसए के कारण प्रॉब्लम है। यूएसए एक सॉल्यूशन नहीं प्रेजेंट कर रहा है वेस्ट एशिया के लिए। यानी वेस्ट एशिया में पीस इस्टेब्लिश करने की दिशा में यूएसए काम नहीं करता है, ये इंडिया को हमेशा से लगता था। इंडिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि वेस्ट एशिया में कभी हम यूएसए के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन 21वीं शताब्दी में क्या हुआ, धीरे धीरे इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस इंप्रूव हुए। यूएसए के साथ हमारी न्यूक्लियर डील साइन हुई, मतलब रिलेशंस अच्छे होने स्टार्ट हो गए। अब तो देखो सिचुएशन ये है, इंडिया यूएसए का एक मेजर डिफेंस पार्टनर है। क्वाड में दोनों देश शामिल हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना को कंटेन करने के लिए। रिलेशंस अच्छे होने के बावजूद कुछ एक्सपर्ट्स ने यह बोला, इंडिया के ईस्ट में यानी इंडो पैसिफिक रीजन में बेशक इंडिया यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहा है, दोनों देश एक ग्रुप में भी शामिल हो गए हैं जिसका नाम है क्वाड, लेकिन इंडिया के वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा। बट देखो, एक्सपर्ट्स की वो राय जो है वो भी अब गलत साबित हो रही है। कैसे, बताता हूं। देखो, हाल ही में 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। कौन कौन से 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स? इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक साथ पहली मीटिंग थी। तो कहा यह जा रहा है जैसे इंडिया के ईस्ट में क्वाड इमर्ज होकर आया है ना ग्रुप, उसी प्रकार से इंडिया के वेस्ट में भी इन 4 देशों का एक ग्रुप इमर्ज होकर आएगा जो आपस में कई सारे इंपॉर्टेंट मामलों पर कोऑपरेट करेंगे। और देखो, ये अपॉर्चुनिटी आई कैसे, इसके पीछे भी रीजंस हैं। मतलब ये इन 4 देशों को एक साथ आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, यूएई, इजराइल, इंडिया और यूएसए। मजबूर देखो इसलिए होना पड़ा, जहां एक तरफ जो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ये एक साथ कोऑपरेट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। जैसे अफगानिस्तान में ये सभी देश पहले तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। वो बात अलग है कि अब तालिबान जब सत्ता में आ गया है तो इनको भी डर सताने लगा है। बट आप एसेंस समझिए, ये लाइक माइंडेड कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो इसी वजह से इन 4 देशों को लगता है, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, इन 4 देशों को लगता है हमें भी वेस्ट में एक नया ग्रुप बनाना चाहिए ईस्ट की तरह। जैसे ईस्ट में क्वाड है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में,
तो इन 4 देशों को लगता है वेस्ट में हमें भी कोई न्यू क्वाड जैसा ग्रुप बनाना चाहिए। अभी देखो आइडिया इनिशियल फॉर्म में है, बट बात यह है ना, जो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए ये 4 देश हैं, क्वाड ग्रुप के आइडिया को शेप लेने में भी तो टाइम लगा था। तो न्यू क्वाड ग्रुप जो है वो भी शेप ले लेगा जल्द ही। इसका ना आइडिया सबसे पहले इंडो अब्रामिक एकॉर्ड की फॉर्म में निकल के आया था। अब्रामिक एकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ कई सारे देशों ने अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए हैं, जैसे यूएई, बहरीन। पहले यूएई के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे इजराइल के साथ पैलेस्टीन के इशू के कारण, बट दोनों देशों को लगा कि हमारा कॉमन दुश्मन तो ईरान है, तो इन दोनों के बीच में समझौता करवा दिया यूएसए ने। अब यूएई और इजराइल के रिलेशंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसे नाम दिया गया था अब्राहम एकॉर्ड। हालांकि अब्राहम एकॉर्ड के तहत कुछ दूसरे देशों के साथ भी इजराइल के रिलेशंस जो हैं वो नॉर्मलाइज हुए। तो मोहम्मद सोलिमन ये इजिप्ट के एक सेकुलर हैं, इन्होंने अब्राहमिक एकॉर्ड के आगे इंडो जोड़ दिया। इंडो जोड़ देने से मतलब यह हुआ कि अब इंडिया, इजराइल, यूएई इन 3 देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर ये 3 देश एक साथ काम करते हैं वेस्ट एशिया में तो ये मेजर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, क्योंकि देखो यूएसए अब पहले जैसा रोल नहीं प्ले करना चाहता वेस्ट एशिया में। पहले यूएसए बहुत एक्टिव था वेस्ट एशिया में, बट यूएसए अब अपने कदम, अपना रोल थोड़ा थोड़ा कम करना चाहता है। तो इसीलिए यूएसए चाहता है उसके जो मित्र देश हैं, मतलब वो देश जिनके साथ यूएसए की सोच मिलती हैं, वो आगे आए, उनके साथ यूएसए एक ग्रुप इस्टेब्लिश करे ताकि वेस्ट एशिया में अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बरकरार रख सके। समझ गए? मतलब यूएसए अब डायरेक्ट रोल नहीं चाहता वेस्ट एशिया में। यूएसए चाहता है हम हमारे जो एलाय कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, इजराइल, यूएई इनके साथ मिलकर काम करें और ये ग्रुप जो है ये ओवरऑल इन्फ्लुएंस बरकरार रखे वेस्ट एशिया में। उसी दृष्टिकोण से ये 4 देश जो हैं एक साथ आए, इनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और आने वाले समय में ये जो ग्रुप है वो शेप ले सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया के वेस्ट में यानी वेस्ट एशिया में ऐसा कोई न्यू क्वाड जैसा ग्रुप बनता भी है तो इस ग्रुप का एजेंडा क्या होगा, किन चीज़ों पर यह ग्रुप फोकस करेगा? तो इसके जवाब में सी राजा मोहन कहते हैं, जैसे देखो इंडो पैसिफिक रीजन में अभी क्वाड है। क्वाड फिलहाल नॉन मिलिट्री इश्यूज पर फोकस कर रहा है, ट्रेड, एनर्जी, इन्वायरमेंट, पब्लिक गुड्स को प्रमोट करना। उसी प्रकार से वेस्ट एशिया में जो ये न्यू क्वाड बने वो भी इसी प्रकार के इश्यूज पर शुरुआत में फोकस कर सकता है। पिछले हफ्ते ना यूएस, यूएई और इजराइल के एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, यानी 3 देशों के मिनिस्टर्स आपस में मिले थे। अब्राहम एकॉर्ड को 1 साल पूरा हो गया इसके एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो इस मौके पर तीनों देशों ने डिसाइड किया 2 वर्किंग ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ट्राइलेटरल एज वेल एज ब्रॉडर रीजनल कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए। एक वर्किंग ग्रुप जो है वो फोकस करेगा रिलीजियस टॉलरेंस पर और दूसरा फोकस करेगा वाटर एंड एनर्जी इश्यूज पर। इसके बाद लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो वेस्ट एशिया में ये न्यू क्वाड इंडिया का एकमात्र कोएलिशन नहीं होगा। इंडिया दूसरे देशों के साथ भी मिलकर ग्रुप बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ईस्ट मेडिटेरेनियन रीजन का, ये मेडिटेरेनियन सी है, प्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो रीजन है ना ईस्ट मेडिटेरेनियन, ये एक अलग से ज्योग्राफिकल एंटिटी बन के इमर्ज हो रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे देखो काफ़ी सारे रीजन्स हैं। एक तो हाल फिलहाल में ना ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में काफ़ी नेचुरल गैस मिली है, तो बड़े बड़े देशों का जो इंटरेस्ट है वो जग गया है इस रीजन में। दूसरा, टर्की चूंकि अपने आप को असर्ट कर रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है टर्की, इस वजह से टर्की के जो रिलेशंस हैं ना अभी काफ़ी ख़राब हैं ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ, इवन यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भी टर्की की नहीं बनती। और सऊदी अरेबिया, यूएई अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं इस रीजन में। जो बड़ी पावर्स हैं रशिया, यूएसए, वो भी खींची चली आ रही है इस रीजन में। तो ये ईस्ट मेडिटेरेनियन का रीजन जिसमें कई सारे कॉन्टिनेंट से कंट्रीज आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं जैसे इजिप्ट, एशिया से भी आते हैं, यूरोप से भी देश आते हैं। तो ये आने वाले समय में
यहाँ पे काफ़ी गतिविधियाँ होंगी और इंडिया अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल के भी ग्रुप बनाना चाहता है इस रीजन में। जैसे देखो, इजिप्ट जो है इंडिया का ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, साइप्रस के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं, ग्रीस के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, उसका रीजन टर्की भी है, क्योंकि टर्की हमेशा कश्मीर इशू पर इंडिया के अगेंस्ट बोलता है। टर्की की ग्रीस और साइप्रस के साथ नहीं बनती, तो ये जो ग्रीस और साइप्रस हैं वो इंडिया के अच्छे दोस्त हैं। कहावत सिंपल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं, ये तो देखो वक्त बताएगा कि न्यू क्वाड का जो आइडिया है कैसे शेप लेता है, लेकिन फिलहाल इंडो अब्रामिक एकॉर्ड में ये जो 3 देश है ना, अब्रामिक एकॉर्ड में 2 देश यूएई और इजराइल और इंडिया अलग से, इन 3 देशों के बीच कोऑपरेशन का बहुत स्कोप है कई सारे एरियाज में, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन से लेके फैब्रिकेशन से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी में। तो ये 3 देश आपस में अच्छे से कोलैबोरेट कर लेते हैं ना, तो फिर इस कोऑपरेशन को दूसरे देशों तक भी ले जाया जा सकता है। जैसे इजिप्ट एक ऐसा देश है जिसकी सोच इंडिया, इजराइल, यूएई से मिलती है, मतलब फर्दर इंडो अब्रामिक एकॉर्ड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद अब हम सिलेबस का टॉपिक डिस्कस करते हैं रीजनलिज्म का। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर टॉपिक आता है ये रीजनलिज्म का। सबसे पहले आप रीजनलिज्म की डेफिनेशन बताइए। रीजनलिज्म से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या डेफिनेशन लिखोगे? स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है रीजनलिज्म की। रीजनलिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि फोकस करती है पर्टिकुलर रीजन या फिर ग्रुप ऑफ रीजन या फिर किसी भी तरह की सब नेशनल एंटिटी के इंटरेस्ट पर। सब नेशनल एंटिटीज़ जैसे देखो हमारे देश में जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो सब नेशनल एंटिटीज़ हैं। पर्टिकुलर रीजन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर विदर्भ का रीजन है, सौराष्ट्र का रीजन है। ग्रुप ऑफ रीजन्स जैसे कि साउथ इंडिया। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर रीजन, ग्रुप ऑफ रीजन्स या फिर दूसरी सब नेशनल एंटिटीज़ के इंटरेस्ट पर फोकस करना, ये है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म में कोई भी पर्सन अपने रीजन के साथ एक स्ट्रोंग अटैचमेंट फील करता है। देखो रीजनलिज्म अपने आप में गलत नहीं है। अगर देखो कोई मराठी होने में गर्व महसूस करता है, पंजाबी होने में गर्व महसूस करता है, कन्नड़ होने में गर्व महसूस करता है, तो बल्कि अच्छी बात है। खराब बात तब हो जाती है जब कोई पर्सन दूसरे राज्यों को डिसरिस्पेक्ट करना, दूसरे राज्य के जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करना यानी भेदभाव करना, और देश से ऊपर जाकर अपने रीजन के इंटरेस्ट पर फोकस करना। कंसेप्ट समझ गए ना? अपने रीजन के इंटरेस्ट पर फोकस करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप अपने देश के खिलाफ जाके अपने रीजन के इंटरेस्ट पर फोकस करो। जैसे कि देखो ओवरऑल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस खराब हैं, लेकिन अगर कल को कोई ऐसा राज्य है जिसका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर जम्मू एंड कश्मीर, वो बोल दे कि भैया बाकियों का तो पता नहीं, हम तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, हम तो बॉर्डर ओपन करेंगे क्योंकि इससे हमको फ़ायदा होगा। अगर कोई राज्य ऐसा बोलता है तो इसका मतलब वो अपने राज्य पे फोकस करना चाहता है, इंडिया एज ए वोल के खिलाफ जाकर। ये सिर्फ एग्जाम्पल समझने के लिए है। महात्मा गांधी ने देखो एक बार कहा था, मैं प्राउड गुजराती हूँ और प्राउड इंडियन हूँ, और मैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ के बीच में डिफरेंस नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा बोल दे मेरे लिए गुजरात पहले है, इंडिया बाद में है, तो फिर वो खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखो आप रीजनलिज्म को पॉजिटिव सेंस में लेते हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है? आप देखो मराठी होने पे गर्व महसूस करते हो तो बढ़िया ही तो है ना। मराठी जो कल्चर है वो जीवित रहेगा, मराठी जो लैंग्वेज है वो भी फलेगी फूलेगी। तो अगर कोई रीजनलिज्म को पॉजिटिव सेंस में लेता है तो वो अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने लिटरेचर को संभाल के रखता है। तो इसका फ़ायदा ये होगा इंडिया का ही एक कल्चर अच्छे से फलेगा फूलेगा ना। लेकिन अगर देखो कोई रीजनलिज्म को नेगेटिव सेंस में लेता है तो वो अपने रीजन को ज़्यादा तवज्जो देता है एज कंपेरिजन टू दूसरे रीजन्स और एज कंपेरिजन टू इंडिया एज ए कंट्री। तो इससे हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को फिर खतरा हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है तो कल को वो पर्सन अलग से देश की मांग भी कर सकता है, इंडिया से अलग होने की मांग भी कर सकता है। तो ये है रीजनलिज्म इन नेगेटिव सेंस। चूँकि देखो यूपीएससी अलग से स्पेशल क्वेश्चन भी पूछ सकती है इस इशू पर कि आप रीजनलिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट बताइए, तो थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं।
रीजनलिज्म का पॉजिटिव इंपैक्ट आप बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके दिमाग में एक बात ये पक्का आई होगी कि देखो, कोई अपने रीजन पे फोकस करता है तो इससे उस रीजन की डेवलपमेंट भी तो हो जाती है ना। मतलब आप महाराष्ट्र पे फोकस करोगे, तमिलनाडु पर फोकस करोगे, हाँ, दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव किए बिना, तो फिर इससे आप अपने रीजन की डेवलपमेंट इंश्योर कर पाओगे, तो फिर फायदा ही तो होगा, वो रीजन डेवलप हो जाएगा। कल्चर को सहेज करने की बात हमने डिस्कस ही कर ली। और रीजनलिज्म देखो किसी भी पर्सन को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ लैंग्वेज बोलता है, तो इससे उसको एक आइडेंटिटी मिलती है। वर्ल्ड में वो कहीं पर भी जाता है, हम सब इंडियन तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और आइडेंटिटी हमें जोड़ती है बाकी लोगों के साथ, वो रीजनल आइडेंटिटी है। इसके साथ साथ देखो, रीजनलिज्म इंटर ग्रुप सॉलिडेरिटी भी इंक्रीज करता है स्पेसिफिक रीजन में। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो एक साथ आते हैं अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच कोऑपरेशन इंक्रीज होता है। तो उसी प्रकार से काफ़ी बार साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो भी साउथ इंडिया के रीजन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक साथ आते हैं। तो ये क्या है, इससे स्पेसिफिक रीजन में इंटर ग्रुप सॉलिडेरिटी जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद अब हम रीजनलिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो इंपैक्ट देखो यही है जो हमने डिस्कस किया, ये यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हैं। जैसे देखो, कई सारे राज्य ऐसे हैं जो बोलते हैं हम 80% रिजर्वेशन देंगे सिर्फ अपने राज्य के स्टूडेंट्स को, अपने राज्य के कैंडिडेट्स को जॉब्स में, तो ये गलत है, ये देश की यूनिटी के अगेंस्ट है। रीजनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में वोट हासिल करने के लिए, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जब देखो कोई राज्य जॉब्स में सिर्फ अपने राज्य के लोगों को प्रायोरिटी देगा, तो फिर हो सकता है बेस्ट टैलेंट को काम करने का मौका ना मिले कंपनीज में, फर्म्स में, तो वो कंपनी फिर वहाँ बिजनेस नहीं करना चाहेगी। उसे लगेगा कि देखो मुझे तो इसी राज्य के लोगों को चुनना पड़ेगा कंपनी में काम करवाने के लिए, और टैलेंट यहाँ पर है नहीं, इसलिए इस कंपनी में उद्योग लगाना सही नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं रीजनलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट के कारण। जैसे आप देखिए, अभी तो नहीं, पहले महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी वायलेंस देखने को मिला था, जो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी है, आपने पढ़ी होगी। इसी के तहत तो कोई भी राज्य सिर्फ अपने राज्य के लोगों को जॉब देना चाहता है, उसे लगता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे यूटिलाइज करें यहीं के लोग। तो इस वजह से महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी वायलेंस देखने को मिला था। वैसे तो देखो, कश्मीर में अभी जो नॉन लोकल्स की हत्याएं की जा रही हैं वो भी एक प्रकार से रीजनलिज्म का नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के इसमें धर्म भी इन्वॉल्व है। मतलब जो हत्याएं की जा रही हैं वो माइनॉरिटीज़ की जा रही हैं। और यहीं से निकल के आता है अगला पॉइंट, एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं ना उनको फ़ायदा पहुंचता है इससे। जैसे पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में और देश के बाकी हिस्सों में कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट एनिमोसिटी फैलाना चाहता है। उसी उद्देश्य के साथ तो पाकिस्तान बेस्ड एलिमेंट्स के द्वारा कश्मीर में नॉन लोकल्स की हत्याएं करवाई जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कश्मीर में जो नॉन लोकल्स हैं वो ना रहें, ताकि भारत के बाकी हिस्सों में भी कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट एक नफरत पैदा हो जाए और कश्मीर को साइकोलॉजिकली इंडिया से अलग किया जा सके। तो ये पाकिस्तान की चाल है, यही ये पॉइंट है। इससे एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचता है, वो पीस एंड हार्मनी जो है वो डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाने रीजनलिज्म के कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे देखो, कर्नाटक में सेपरेट फ्लैग का इशू, सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, लोकल रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, इंटरस्टेट रिवर वाटर कन्फ्लिक्ट्स एंड नॉन कोऑपरेशन। ये आप सारे पढ़ सकते हैं स्लाइड को पोस्ट करके, मतलब जो वीडियो को पोस्ट करके एक बार आप सारे इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, आंसर्स में देने के काम आएंगे ये एग्जाम्पल्स। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें इंडिया में रीजनलिज्म के पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, देखो अनेकों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जैसे देखो हमेशा से इंडिया जो है वो वेरियस रीजन्स में डिवाइडेड रहा है, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, मेडिवल इंडिया हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो।
1947 के बाद ही तो हम एकजुट हुए हैं ना, उससे पहले तो इंडिया अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड रहा है, अलग अलग रीजन्स को अलग अलग ढंग से रूल किया जाता रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर लीजिए, कुछ जो रीजन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज कंपेरिजन टू अदर रीजन्स, तो जो रीजन कम डेवलप्ड हैं या फिर जो ज़्यादा डेवलप्ड हैं वो अपने आप को अलग महसूस करते हैं। कल्चरल फैक्टर्स देख लीजिए, कल्चर जो है हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हैं, रिचुअल्स फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, मतलब डाइवर्सिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। एथनिक फैक्टर्स मान लीजिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जो जहाँ जहाँ पर वो ट्राइब रहती हैं उसी रीजन पर फोकस किया जाता है उस ट्राइब के कुछ लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेज की कमी है हमारे देश में, तो कई बार ऐसा होता है एक रीजन के कुछ लोग जो हैं अपने रीजन के रिसोर्सेज को दूसरे रीजन के रिसोर्सेज के साथ शेयर नहीं करना चाहते। पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मान लीजिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रीजन के नाम पर वोट मांगती हैं, रीजन के नाम पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करती हैं, इस वजह से लोगों के जहन में जो रीजनलिज्म है वो जाता नहीं है। और भी पॉइंट्स आप दे सकते हो यहाँ पे, जैसे लैंग्वेज का पॉइंट भी दे सकते हो, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो पर्टिकुलर लैंग्वेज जिस रीजन में बोली जाती है वो रीजन, उस रीजन के जो लोग हैं वो लगाव महसूस करते हैं उस रीजन के साथ में। तो ये तो हमने बात की रीजनलिज्म आज भी इंडिया में क्यों एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है नेशनल इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए। गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश की गई है, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड इस्टेब्लिश किया गया है ताकि समान डेवलपमेंट आए, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये भी ट्राइबल एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, ताकि अलग अलग जोग्राफिक जो रीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। लैंग्वेज के आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ था इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1971 में, कई सारे नए स्टेट्स का निर्माण हुआ, जैसे तेलंगाना। बैकवर्ड स्टेट्स को प्लान असिस्टेंस दी गई है। बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट की है कई सारे बैकवर्ड एरियाज़ में। जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश की है फिजिकल फेडरलिज्म इंश्योर करने के लिए। हालांकि स्टेट्स का आरोप रहता है कि जीएसटी काउंसिल आजकल ठीक से काम नहीं करती है, तो ये सारे काम सरकार ने किए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ऑफ असम गवर्नमेंट, ये आउटसाइडर्स को बाहर निकालने के लिए है और जो लोकल लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को ताकि सहेज कर रखा जा सके। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, पार्लियामेंट में रीजनल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद ये देखो कुछ संविधान में प्रोविजंस हैं रीजनलिज्म को ध्यान में रखते हुए, जैसे आर्टिकल 19 है, कोई भी पर्सन कहीं भी जाके बस सकता है, किसी भी रीजन में जाके अपना बिजनेस कर सकता है। थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस हैं, अगर उसको लगता है कि मेरे रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो फ्रीली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा साउथ इंडिया के जो सीएम हैं वो बोलते हैं कि साउथ इंडिया के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भेदभाव कर रही है, तो ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आता है। संविधान का 5th एंड 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है। डीपीएसपी का आर्टिकल 38 ये बोलता है कि सरकार जो है इनकम स्टेटस में इनइक्वालिटी को एड्रेस करेगी और सभी इंडिविजुअल्स एंड रीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। शेड्यूल 7 जो है वो पावर्स डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। आर्टिकल 79-80 ये राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के प्रोविजन से डील करता है। आर्टिकल 368 ये कहता है अगर संविधान को इस प्रकार से चेंज करना है कि संविधान का जो फेडरल कैरेक्टर है उस पर असर पड़े, यानी संविधान की कुछ अमेंडमेंट्स तभी की जा सकती हैं अगर आधी स्टेट असेंबलीज की कंसेंट हो। इसके बाद लास्ट में हम वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं क्या किया जा सकता है देश में यूनिटी को प्रमोट करने के लिए और रीजनलिज्म नेगेटिव सेंस में सामने ना आए ये इंश्योर करने के लिए। पॉजिटिव सेंस में तो बेशक आए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, जैसे देश का जो संविधान है उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करवाया जाए और ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करवाएगी। दूसरा, एजुकेशन में सिलेबस इस प्रकार का होना चाहिए कि देश की जो यूनिटी है वो और ज़्यादा मजबूत हो। तीसरा,
सरकार ने स्कीम्स तो काफ़ी लॉन्च की हैं, वो रीजन्स जो पिछड़े हुए हैं वहाँ पे भी डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं देखो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। इसी वजह से आज भी देश में सभी रीजन्स में एक समान डेवलपमेंट तो नहीं है, कभी भी नहीं आएगी एक समान डेवलपमेंट तो, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है ऐसा ना हो कि कोई रीजन बिल्कुल ही बैकवर्ड रह जाए। आज भी कुछ राज्यों में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं हमारे देश में जो अच्छे से इंटीग्रेटेड नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट और बाकी रीजन्स के बीच में ना कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी अच्छी होगी ना देश के विभिन्न इलाकों के बीच, उतना ही ज़्यादा देश जो है वो एकजुट होगा, मजबूत होगा और ज़्यादा यूनाइटेड होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई गाइडलाइंस दी जा सकती हैं कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो रीजन के नाम पर वोट नहीं मांगेंगी या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे वो रीजन जो है अलग थलग पड़े एज़ कंपेरिजन टू दूसरे रीजन्स या फिर एज़ कंपेरिजन टू इंडिया के। तो ये ऐसी कुछ गाइडलाइंस दी जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि इलेक्शंस में रीजन का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये हमने रीजनलिज्म का टॉपिक ब्रीफ में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमी से संबंधित अच्छी खबर के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर का सेकंड क्वार्टर था ना, इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आई है। बात पब्लिक एक्सपेंडिचर की नहीं है, सरकार के खर्चे की नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट कैपिटल है वो भी इकोनॉमी में ज़्यादा इन्फ्यूज हुआ है एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। क्वेश्चन ये उठता है, क्या सेकेंड क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस रही देश की इकोनॉमी की, ये सस्टेन रहेगी? क्या उतनी ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी? देखो, सरकार ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं देश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे PLI स्कीम लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए है ये PLI स्कीम, जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्कीम का असर देखने को मिलेगा करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड हाफ में और अगले साल। चाइना के ऊपर विभिन्न देश डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, इस वजह से बहुत सारी कंपनीज चाइना से हटके दूसरे देशों में अपना बेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो कॉम्पिटिटर हैं बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, इंडिया जैसे देश। तो इंडिया ने कोशिश तो की है कि इन कंपनीज को इंडिया में अट्रैक्ट किया जा सके। जैसे देखो, टैक्स टेररिज्म से संबंधित वो वोडाफोन का केस था, उसमें रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट को इंडिया ने वापस ले लिया है, एयर इंडिया को बेच दिया है टाटा को। तो ये सिग्नल इस्टेब्लिश करने की कोशिश है कि देखो, सरकार का इंटरफेरेंस जो है वो मार्केट में कम से कम है, आप आइए, बिजनेस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट देखो, इंडिया को अभी और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे रूल ऑफ लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इंडिया में स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि विभिन्न कंपनीज ना वहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, वहाँ पे बेस बनाना चाहती हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम करती है, जल्दी फैसले देती है। तो इंडिया में रूल ऑफ लॉ पर सरकार को और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कई सारे देश जैसे यूरोपियन यूनियन देश नहीं है, ग्रुप है, US, UK, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का काफ़ी समय से अटका हुआ है। तो इनके साथ में इंडिया जल्द से जल्द कोई ना कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। तो ऐसा अगर सरकार करेगी तो फिर और भी अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव की जा सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया देश की इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।